के समुद्र तटों पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। यूरोपीय कंपनियां। हाँ, वो व्यापार करने आई थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, है ना, वास्को डी गामा। हाँ, 1498 में वो केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाकर एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की मदद से भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा था। इसने यूरोप और भारत के बीच का नया समुद्री रास्ता खोज निकाला। और फिर तो लाइन लग गई। कंपनियों की स्थापना का क्रम कुछ ऐसा था। पुर्तगाली 1498, फिर अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश भी 1731। हाँ, सब अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आ गए। और इनकी पहली फैक्ट्रियां कहाँ-कहाँ खुली? पुर्तगालियों की शायद कोचीन में। हाँ, कोचीन में उनकी पहली कोठी खुली 1503 के आसपास। वैसे तो पहली बार वो कालीकट आए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम 1605 में पहली फैक्ट्री लगाई। अंग्रेजों ने भी पहली कोशिश मसूलीपट्टनम 1611 में ही की, पूर्वी तट पर। लेकिन पश्चिमी तट पर सूरत ज्यादा अहम रहा उनके लिए। हाँ, सूरत में 1608 में कोशिश की थी, पर जहांगीर से इजाजत 1613 में मिली। थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में वहां फैक्ट्री खुली। सूरत उस वक्त पश्चिमी एशिया के व्यापार का बड़ा केंद्र था। बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रवेश द्वार भी कहते थे। अच्छा, डेनिश ने त्रावणकोर 1620 और फ्रांसीसियों ने सूरत 1668 में शुरुआत की। जी, पुर्तगालियों में दो नाम अहम हैं। पहला वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मडा 1505 और फिर अल्फोंसो द अल्बुकर्क 1509, जिसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। गोवा लंबे समय तक उनका मुख्य केंद्र रहा। और डचों के बारे में क्या खास था? सुना है उन्होंने सोने के सिक्के पैगोडा चलाए थे। हाँ, डचों ने भारत में कई फैक्ट्रियां खोली। पुलिकट उनका मुख्य केंद्र बना। वहां उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें पैगोडा कहते थे। एक और बात, उन्होंने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, मतलब अपने कारखानों में काम करने वालों को नियमित तनख्वाह देने की व्यवस्था शुरू की। पटना में भी उनका कारखाना था। लेकिन वो टिक नहीं पाए ज्यादा देर। नहीं, उनका ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। भारत में अंग्रेजों से उनकी तगड़ी प्रतिस्पर्धा थी। 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने उन्हें कुलाचेल की लड़ाई में हराया, और फिर 1759 में वेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों से हारने के बाद भारत से उनका प्रभाव लगभग खत्म ही हो गया। तो अब आते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। इनकी शुरुआत कैसे हुई? 31 दिसंबर 1600। हाँ, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी किया। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम था। इसे पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार यानी मोनोपोली दी गई। मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में व्यापार नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। शुरुआत में इसमें 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। हाँ, और मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1609 में जहांगीर के दरबार में गया। हाँ, हॉकिंस आया था। वो हेक्टर नाम के जहाज से आया था। वैसे भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। हॉकिंस को जहांगीर से कुछ खास व्यापारिक रियायतें नहीं मिली। लेकिन बाद में सर टॉमस रो ज्यादा कामयाब रहे। वो भी जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए थे 1615 में। हाँ, टॉमस रो ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे। वो 1619 तक भारत में रहे और जहांगीर से अंग्रेजों के लिए व्यापार करने की इजाजत और कुछ छूटें हासिल करने में सफल रहे। और फिर तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। वो सुनहला फरमान मिला 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से। हाँ, सिर्फ 500 पैगोडा सालाना टैक्स देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर व्यापार करने की आजादी मिल गई। ये भी एक बड़ी कामयाबी थी। फिर 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया। और बॉम्बे तो उन्हें दहेज में मिला था। ये कहानी बड़ी मजेदार है। हाँ, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से हुई। पुर्तगालियों ने बम्बई का द्वीप चार्ल्स को दहेज में दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने उसे 1668 में सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जी हाँ, बाद में गेराल्ड ऑगियर ने बम्बई शहर की ठीक से स्थापना की और 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई लाया गया। तो मद्रास, बॉम्बे और फिर कलकत्ता। बंगाल में कैसे पहुंचे ये लोग? बंगाल में पहले वहां के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में उन्हें व्यापारिक छूट दी थी, जिसे निशान कहा जाता था। अच्छा, निशान। फिर 1698 में कंपनी ने सुतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों की जमींदारी हासिल कर ली। और यहीं पे जॉर्ज चार्नॉक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी और फोर्ट विलियम किला बनाया गया। बिल्कुल। आप देखिए अंग्रेजों की रणनीति कितनी साफ थी। पहले व्यापारिक छूट लेना, फिर जमीन हासिल करना, उस पर किले बनाना और उसे अपना अड्डा बना लेना। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ये उनके भविष्य के साम्राज्य के 3 मजबूत स्तंभ बने। वो सिर्फ व्यापारी नहीं रह रहे थे, वो एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति भी बन रहे थे।
और इसी वक्त फ्रांसीसी भी मैदान में थे। उनकी पहली कोठी फ्रांको कैरोन ने 1668 में सूरत में खोली थी। हाँ, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने बनवाई थी। वो अंग्रेजों से थोड़ी बाद में आए, सूरत में पहली फैक्ट्री खोली, फिर मसूलीपट्टम में भी, लेकिन उनका सबसे अहम केंद्र बना पांडिचेरी, जिसे फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में एक गांव के तौर पर हासिल किया था। हाँ, और उसे एक महत्वपूर्ण बस्ती के रूप में विकसित किया। तो अब मैदान सज चुका था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, और यहीं से शुरू हुए वो कर्नाटक युद्ध। हाँ, भारत की जमीन पर यूरोप की दो ताकतों की लड़ाई। इन्हें कर्नाटक युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़ाई का मुख्य क्षेत्र कर्नाटक यानी कोरोमंडल तट और उसका भीतरी इलाका था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746-48 तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का नतीजा था। बिल्कुल, लड़ाई यूरोप में शुरू हुई और यहाँ भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी भिड़ गए। इसमें सेंट टोमे की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जीत हुई, लेकिन यूरोप में एक्सला शैपेल की संधि होने पर यहाँ भी लड़ाई खत्म हो गई। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रही। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-54 तो भारतीय रियासतों के अंदरूनी मामलों की वजह से हुआ। हाँ, और यहीं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हैदराबाद और कर्नाटक यानी आरकॉट दोनों जगह गद्दी के लिए झगड़ा चल रहा था। उत्तराधिकार का विवाद। हाँ, डुप्ले ने एक पक्ष का साथ दिया, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का। अंग्रेजों ने दूसरे पक्ष का, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। डुप्ले की सोच थी कि भारतीय शासकों के झगड़ों में दखल देकर फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाया जाए। और शुरुआत में वो कामयाब भी रहे। हाँ, शुरुआत में फ्रांसीसी पक्ष हावी रहा। अनवरुद्दीन मारा गया, नासिर जंग भी मारा गया, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब गद्दी पर बैठे। लगा कि दक्षिण में फ्रांसीसी छा गए। लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव आए। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। तब वो कंपनी में क्लर्क ही थे। उन्होंने सुझाव दिया कि त्रिचनापल्ली में घिरे मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन के बेटे को बचाने के लिए कर्नाटक की राजधानी आरकोट पर हमला किया जाए। और ये चाल कामयाब रही। हाँ, आरकोट पर कब्जा हो गया। इससे पूरा पासा पलट गया। फ्रांसीसियों को त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ा। आखिरकार फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। गोडेह्यू नया गवर्नर बनकर आया और उसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि 1755 कर ली, जिससे युद्ध खत्म हुआ। रणनीति तो अच्छी थी, पर शायद उसे अपनी सरकार से उतना समर्थन नहीं मिला। ये एक बड़ा कारण माना जाता है। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63। ये भी यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। और ये निर्णायक साबित हुआ। इसमें 1760 की वांडीवॉश की लड़ाई हुई। हाँ, वांडीवॉश की लड़ाई। इसमें अंग्रेजी सेनापति सर आयर कूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली को बुरी तरह हराया। ये भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इसके बाद 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। हाँ, हालांकि यूरोप में पेरिस की संधि 1763 होने पर पांडिचेरी और दूसरी फ्रांसीसी बस्तियां उन्हें वापस मिल गईं। लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, शर्त ये थी कि फ्रांसीसी अब भारत में अपनी बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर सकते और न ही ज्यादा सेना रख सकते हैं। मतलब अब वो भारत में एक राजनीतिक या सैनिक शक्ति नहीं बन सकते थे, सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे। तो इन कर्नाटक युद्धों ने ये तय कर दिया कि भारत में यूरोपीय ताकतों में से अंग्रेज ही सबसे ताकतवर रहेंगे। निश्चित रूप से इन युद्धों ने अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, उनके बेहतर नेतृत्व जैसे क्लाइव और आयरकूट और कंपनी को ब्रिटिश सरकार से मिले ज्यादा समर्थन को साबित किया। उन्होंने भारतीय रियासतों की कमजोरी का भी फ्रांसीसियों से बेहतर फायदा उठाया। वांडीवॉश की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया और ब्रिटिश राज का रास्ता साफ कर दिया। तो हमने देखा कि कैसे 18वीं शताब्दी में भारत में एक बहुत बड़ा सत्ता का हस्तांतरण हुआ। एक तरफ जहां शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अंदरूनी कलह, कमजोर शासकों और बाहरी आक्रमणों के कारण बिखर गया। हाँ, एक शक्ति निर्वात यानी पावर वैक्यूम सा बन गया। और इसी खालीपन का फायदा उठाते हुए यूरोपीय कंपनियां, खासतौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया, व्यापारिक संधियां की और फिर सैन्य शक्ति के जरिए भारत में अपनी पकड़ मजबूत करती चली गईं। बिल्कुल, व्यापारी से शासक बनने की कहानी है ये। स्रोत सामग्री हमें यही दिखाती है